कल ग्रेटर नोएडा में होंगे पीएम मोदी और सेमिकॉन इंडिया 2024 का करेंगे उद्घाटन। सुबह 10:30 पर पीएम मोदी कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। एक्सपो मार्ट में प्रधानमंत्री मोदी सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन होगा। ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़े स्तर पर सेमिकॉन का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों कल सुबह होना है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया, तैयारियों को परखा। प्रधानमंत्री की मौजूदगी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। कुल 4 स्तर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ड्रोन के जरिए, सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे कार्यक्रम स्थल की निगरानी की जाएगी। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करने वाले हैं सेमिकॉन इंडिया का। तो तकनीक की दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल शुरू होने वाले सेमिकॉन से भी काफी उम्मीदें हैं। सेमिकॉन इंडिया 2024 जिसकी मेजबानी उत्तर प्रदेश कर रहा है। ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम जिसमें देश विदेश के कई टेक्नीशियंस मौजूद होंगे। तकनीक की दुनिया के धुरंधर टीमें मौजूद होंगी और अपने अपने तकनीक का प्रदर्शन सेमिकॉन इंडिया 2024 के दौरान करने वाले हैं। और पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंच गए एक्सपो मार्ट और तैयारियों का लिया उन्होंने जायजा। कल प्रधानमंत्री मोदी सेमिकॉन इंडिया 2024 की शुरुआत करेंगे। नोएडा के एक्सपो मार्ट में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसे उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। नोएडा में देश में सेमिकॉन इंडिया सबसे बड़ा आयोजन करने जा रहा है। 26 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तो आज की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को लेकर, कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर तमाम जानकारियां ली है। कल के प्रोग्राम की शुरुआत कैसे होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे, उद्घाटन के बाद किस किस स्टॉल पर जाएंगे, वहां उन्हें क्या क्या जानकारी दी जाएगी, ये तमाम जानकारी आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से ली। जरूरी निर्देश भी दिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सपो मार्ट की तस्वीरें। शुरुआत कल से हो रही है सेमिकॉन इंडिया 2024 की और कहा यह जा रहा है कि सेमीकंडक्टर जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर अभी होता है और आने वाले दिनों में इसके इस्तेमाल में और बढ़ोतरी होगी। तो सेमीकंडक्टर के जैसे इस्तेमाल बढ़ेगी तो इसके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी और प्रोडक्शन की दुनिया में उत्तर प्रदेश हब बन सकता है। तो सेमिकॉन इंडिया का मकसद भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए भारत में 6 प्लांट लगाए जाएंगे जो देश के अलग अलग हिस्सों में होंगे। इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट्स में अलग अलग कंपनियां करीब 2.36 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रही हैं। दरअसल वर्तमान में ताइवान दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फाउंड्री है। भारत अब इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की राह पर है, जिसके लिए कल पीएम मोदी पहला कदम उठाने वाले हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से इन 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को अब तक मंजूरी दी जा चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जेवर एयरपोर्ट साइट पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की है। अधिकारियों ने एयरपोर्ट निर्माण को लेकर अभी तक की तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री को दी। आपको बता दें, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अप्रैल 2025 से उड़ान शुरू करने की तैयारी चल रही है। अभी लक्ष्य रखा गया है कि पहली उड़ान अप्रैल 2025 में शुरू हो जाएगी और उसी के मद्देनजर ज्यूरिख कंपनी जो इस वक्त निर्माण काम में लगी हुई है, उस कंपनी के अधिकारियों से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग के दौरान जानकारी ली।
मुजफ्फरनगर के नई मंडी इलाके में भारतीय कॉलोनी का एक मकान को लेकर विवाद गहरा गया है। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में इस मकान को एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने खरीदा और इसमें आवामे हिंद संगठन के नाम से अपना ऑफिस खोला है। लोगों के मुताबिक यहां नमाज पढ़ी जा रही है, वो भी सामूहिक रूप से। इस मकान को मदरसे में तब्दील करने की कोशिश हो रही है, जिसे लेकर कॉलोनी के लोगों ने नाराजगी जाहिर की। मंगलवार को स्थानीय महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया और कॉलोनी में किसी मुस्लिम समुदाय के परिवार के रहने पर आपत्ति जताई है। ये मुस्लिम के प्रतीक ले रहे हैं, जो मुस्लिम हमारे हिंदू समाज भरते कॉलोनी में आए हुए हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि यह मुसलमान बस है, क्योंकि ये लोग दंगा फैलाने के लिए आए। इनकी सोच भी दंगा फैलाने की है और ये लोग कभी किसी के नहीं हुए हैं। और बंगाल में देख लो आप, इन्होंने क्या किया, हिंदू की औरतों को निकाल के मारा है। एक परिवार के 11 सदस्यों के बच्चे सहित को टांग दिया इन्होंने। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां चिन्हट इलाके में एक घर में भगवान गणेश की मूर्ति पर पत्थर फेंकने की खबर है। आरोप मुस्लिम समुदाय के 2 नाबालिग लड़कों पर है। पत्थर से गणेश मूर्ति के पास रखा कलश खंडित हो गया। वहीं घटना के बाद इलाके में बवाल मच गया, लोगों ने जमकर हंगामा काटा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दोनों आरोपी नाबालिगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ देर के लिए हिरासत में लिया। दोनों पड़ोस के ही रहने वाले हैं। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। ऋषभ, इस बारे में और क्या जानकारी आपके पास है? शुरुआत कैसे हुई? जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये चिन्हट में विधायक चौराहे के पास का मामला है। एक हिंदू परिवार ने गणेश उत्सव के दौरान अपने घर में गणेश मूर्ति की स्थापना की थी। पड़ोस में ही अल्पसंख्यक वर्ग का एक परिवार रहता था। ये बताया जा रहा है स्थापना के समय में भी उन लोगों ने कुछ आपत्ति की थी। हालांकि उस वक्त माहौल शांत हो गया था, कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। लेकिन आज देर शाम बता रहे हैं पड़ोस में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, उनके घर के 2 लड़कों ने, जो नाबालिग बताए जा रहे हैं, उन्होंने हिंदू घर में पत्थर फेंका है, जिससे गणेश मूर्ति के पास जो कलश रखा हुआ था वो खंडित हो गया है। जिसके बाद वहां पर हिंदू पक्ष के लोगों ने हंगामा काटा है। पुलिस पहुंची है, एहतियात के तौर पर पीएसी भी तैनात है और दोनों नाबालिग लड़कों को हिरासत में लेकर पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। जी ऋषभ, मामला शांत हो गया है इस वक्त? जी हाँ, फिलहाल मामला शांत है। वहां पर अच्छा खासा डिप्लॉयमेंट हो गया है वहां पर पुलिस का और पीएसी का, और पूरी कोशिश यही की जा रही है कि बच्चों ने जो किया है वो 2 वर्गों के बीच में ना फैलने पाए। और अभी पुलिस के अफसरों का यही कहना है कि वहां पर पूरी तरह से शांति। धन्यवाद ऋषभ, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। 2 बच्चों की शरारत के बाद बवाल मच गया। पुलिस ने फिलहाल मामला शांत करवा लिया। इधर अमरोहा में चोर ने दिन दहाड़े जनरल स्टोर को निशाना बनाया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई और इसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। मामला शफीक मार्केट का है। पीड़ित ने लगभग 20,000 रुपए चोरी होने का दावा किया है। और अगली खबर रामपुर से। जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास से 2 आरोपियों को नकली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया। कब्जे से 100 के 19 नोट मिले हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है, दोनों को जेल भेजा है। दोनों बरेली के रहने वाले हैं। पुलिस जांच कर रही है कि ये नकली नोट कहां से लेकर आए थे, कहां उनके कनेक्शंस हैं। उधर प्रयागराज में बिजली का तार बदलते वक्त हादसा हो गया। तार बदलने के दौरान बैलेंस बिगड़ने से बिजली कर्मी नीचे गिरने वाला था, तभी तारों को पैरों में फंसा लिया और खंभे से उल्टा लटक गया। बिजली कर्मी के चीखने चिल्लाने से अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद बिजली कर्मी दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। 2 कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाई और फिर लटके हुए अपने साथी कर्मचारी को रस्सी से लपेट दिया, जिसके बाद बांस की सीढ़ियों की मदद से उसे नीचे उतारा गया। उधर अम्बेडकर नगर में जीएसटी टीम ने एक व्यापारी के घर पर छापेमारी की है। जीएसटी टीम ने सिगरेट व्यवसायी के घर पर छापा मारा, जांच पड़ताल की। इस छापेमारी से व्यापारियों में डर का माहौल है। अभी भी ये छापेमारी जारी है। खबर नोएडा से। पुलिस के सामने दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। पुलिस की मौजूदगी में बैरियर तोड़ा।
बिना स्टिकर की गाड़ी अंदर ले जाने को लेकर विवाद हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी बदसलूकी हुई। सेक्टर 46 गार्डन ग्लोरी सोसाइटी का ये मामला है। सीसीटीवी वीडियो सामने है, जिसके आधार पर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उधर हरदोई में यात्रियों से भरी रोडवेज बस बेकाबू होकर बिजली पोल से टकरा गई और टक्कर के बाद बस पलट भी गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। एक बड़ा हादसा टलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। लखनऊ हरदोई रोड पर कछौना कोतवाली क्षेत्र के पेप्सिको के पास की घटना है। रोडवेज बस हरदोई से सवारियां लेकर लखनऊ जा रही थी। घटना के बाद ड्राइवर मौके से भाग निकला। चित्रकूट में साइबर सेल ने पीड़ितों के 9,41,000 रुपए वापस कराने में बड़ी सफलता हासिल की है। फर्जी शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी हुई थी। आपको बता दें, साइबर ठगों ने फर्जी शेयर ट्रेडिंग के जरिए 10 लोगों को शिकार बनाया था। 9,41,000 रुपए ठग लिए थे। इन लोगों को रुपए वापस मिलने पर पुलिस का इन्होंने धन्यवाद अदा किया। कुल 10 लोगों का 9,41,035 रुपए साइबर सेल के माध्यम से वापस हुआ है, जिसमें मिनिमम धनराशि 5,000 रुपये की है और मैक्सिमम धनराशि 7 लाख रुपये की है। जिन सज्जन मनोज श्रीवास्तव के 7 लाख रुपए वापस हुए हैं, आज वो पुलिस को सम्मानित करने के लिए आए थे। साइबर सेल के हमारे कर्मचारी अधिकारी, उनका सम्मान उनके द्वारा आज किया गया। सोनभद्र में एक लड़के की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मामला चोपन थाना इलाके का है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और अगली खबर गोंडा से, जहां इटिया थोक कोतवाली क्षेत्र में डायरिया से 3 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मौत के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। गांव में फॉगिंग कराई जा रही है। वहीं बीमार लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सफाई कर्मचारियों को गांव में साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। हम पोस्ट बिशनपुर संगम मध्य दूर से आए हैं। अस्पताल में हमारे घर के लोग 4-5 लोग यहाँ भर्ती हैं। डायरिया दस्त पलटी से परेशान हैं और हमारे 3 बच्चे जो दिन में एक्सपायर हो चुके हैं और फिर भी हम लोग इलाज करा रहे हैं आकर यहाँ, और फिर आगे भगवान की मर्जी है। ऐसा है, इटिया थोक ब्लॉक में मधई जोत नाम का एक गांव है, जिसमें हमें शाम को सूचना मिली थी कि 3 लोगों की डेथ हो गई है डायरिया से। जाने पर स्थिति पता चली कि 7, 8, 9 तारीख को घर के एक सदस्य की बच्चों की मृत्यु हुई है और टीम भेजी गई। टीम ने देखा कुछ लोगों की तबीयत और खराब थी, तो उनको भी इटिया थोक CSC पर लेकर आए, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वो लोग बिल्कुल ठीक है। बुलंदशहर में चोरी की गाड़ी कटान मामले पर एडीजी ने बड़ी कार्रवाई की। खुर्जा देहात पुलिस पर एक्शन के लिए एसएसपी को पत्र लिखा। 15 दिन में जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। थाना स्तर पर लापरवाही और मिलीभगत की बात भी सामने आई है, जिसके बाद उसकी जांच करवाई जाएगी। स्क्रैप की आड़ में चोरी की कार काटी जा रही थी। अब जब नीट परीक्षा लेकर सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी सुनवाई की, इतनी लंबी सुनवाई की, उसके बाद भी इधर रायबरेली में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जाने की जांच के दौरान जांच एजेंसियों के हाथ कुछ अहम जानकारियां लगी है। सूत्रों की माने तो इस जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि नेपाल में सख्ती बढ़ने के चलते रोहिंग्याओं ने अपना ट्रांजिट रूट बदल दिया है। अब रोहिंग्या पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें फर्जी कागजात के जरिए ही भारत की नागरिकता मिल जाए। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र रैकेट के खुलासे ने इस आशंका को और जोर दिया है। इस पूरे मामले में यूपी नेपाल सीमा पर यूपी पुलिस के साथ ही सुरक्षा दे रही एसएसबी के डीजी दलजीत चौधरी ने कहा कि यूपी नेपाल सीमा पर हम सजग सतर्क रहते हुए चेकिंग करते रहते हैं ताकि कोई अवैध घुसपैठ न हो सके। सजग रहते हुए, सतर्क रहते हुए इस चीज़ को चेक करते रहें कि किसी प्रकार का कोई अवैध इन्फिल्ट्रेशन हमारे क्षेत्र में ना हो, किसी प्रकार की स्मगलिंग
नारकोटिक्स की या फेक करेंसी की हमारे क्षेत्र में ना हो। उसके लिए लगातार हम लोग सतर्क रहते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं, लोकल पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशंस करते हैं। हमारी चौकियाँ 24 घंटे और पेट्रोलिंग 24 घंटे चलती रहती है, ना केवल पैदल बल्कि हम टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट से भी लगातार चीज़ों को वॉच करते रहते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार की कोई स्मगलिंग क्षेत्र में ना हो। धन्यवाद। अवैध रोहिंग्याओं के ट्रांजिट रूट बदलने और रायबरेली के सलोन में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट रैकेट के बीच में कनेक्शन तलाशने में जुटी हुई हैं एजेंसियां। दोनों के संबंधों को डिकोड किया जा रहा है। अवैध रोहिंग्या नेपाल में अपनी बस्तियां बसा चुके थे, लेकिन जब नेपाली लोगों के पारंपरिक काम धंधों में उनका दखल शुरू हुआ तो उनका विरोध भी शुरू हुआ। बताया जाता है कि उसके बाद अवैध रोहिंग्याओं ने उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा से जुटे 7 शहरों का रुख कर लिया। इसी बीच रायबरेली के सलोन में अवैध बर्थ सर्टिफिकेट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। सिर्फ सलोन में ही बनाए गए 19,775 बर्थ सर्टिफिकेट में से 19,545 फर्जी पाए गए। एजेंसियां इस बात से इनकार नहीं कर रही हैं कि ये फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों के हाथ लगे हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। ललितपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला समेत 3 किसानों की मौके पर ही जान चली गई। एक महिला किसान जख्मी हुई है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के चैघरा गांव की है। बताया जा रहा है कि चैघरा गांव में किसान खेत पर काम कर रहे थे, तभी अचानक ही मौसम खराब हुआ और इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला समेत 3 किसानों की जान चली गई। सूचना मिलने के साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इधर अम्बेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के सम्मोपुर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। गिट्टी लदी ट्रक पलटने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक से गिट्टी हटाई गई और क्रेन के जरिए ट्रक को उठवाकर शव निकाले गए। और इधर आगरा की शाही जामा मस्जिद में गाना शूट होने के बाद वायरल हुई वीडियो से हंगामा खड़ा हो गया। गाना शूट होने की घटना ने पुरातत्व विभाग और इंतजामिया कमेटी की लापरवाही को उजागर कर दिया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने नाराजगी जाहिर की। मुस्लिम धर्मगुरुओं के मुताबिक गाना शूट होना मस्जिद की पवित्रता से खिलवाड़ है। गाने की शूटिंग को लेकर आगरा पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। कमिश्नर पुलिस से कि वो इसके खिलाफ मुकदमा दायर करें, क्योंकि मुसलमानों में इसके लिए जो है बड़ा रोष है। इस तरह की हरकतें, नमाज की जगह है, मस्जिद जो है पाकीज़गी के लिए है। कोई वो स्टूडियो नहीं है कि वहाँ पर आप फिल्म बनाएंगे या गाने गाएंगे। और इस तरह से जो है ये सब जो हो रहा है, एक मजाक उड़ाया जा रहा है इस्लाम का, जिसको आम मुसलमान जो है बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्फ बिल के खिलाफ अपनी राय देने के लिए अभियान तेज हो गया है। अभियान को सफल बनाने के लिए मुजफ्फरनगर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद के लोगों ने QR कोड चस्पाया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जाकर मस्जिद, ईदगाह और दुकानों पर QR कोड लगा रहे हैं ताकि यहां का मुस्लिम समाज बारकोड के जरिए वक्फ संशोधन बिल पर अपनी राय दे सके। उधर सीतापुर में गैंग रेप का एक मामला सामने आया, जिसमें छात्रा की पहले लड़के से सोशल मीडिया पर दोस्ती होती है। पीड़िता ने सहेली के ही बहकावे में आकर 2 युवकों से ऑनलाइन दोस्ती की। प्यार में धोखा खाने के बाद पीड़ित नाबालिग छात्रा गुमसुम रहने लगी। पीड़िता ने पूरी बात घर वालों को बताई, जिस पर पिता ने पुत्री की सहेली समेत 2 लड़कों पर मुकदमा दर्ज कराया। मामला शहर कोतवाली का है। वाराणसी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश से आए 2 सगे भाइयों ने आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिवार के लोगों को सूचना दी। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों भाई यहां दर्शन पूजन के लिए आए थे।
और जाने से पहले उन्होंने ये कदम उठाया। इधर बिजनौर में चांदपुर में एक तेंदुआ जंगल में बने कुएं में गिर गया। किसान जंगल पहुंचे तो उन्होंने कुएं में तेंदुए को पड़ा देखा। कुआं करीब 15 मीटर गहरा है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू करने की कवायद शुरू की। शिवाला कला थाना क्षेत्र का ये मामला है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। वन विभाग की टीम तेंदुए को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच 19 सितंबर से क्रिकेट टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है, जिसका पहला मैच चेन्नई में खेला जाएगा। और इसी की तैयारियों के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 13 से 18 सितंबर के बीच एक कैंप लगाने का फैसला किया है, जिसमें ऑफ स्पिनर हिमांशु सिंह को बोर्ड ने सीधे बुलावा भेजा है, जहां वो भारतीय बल्लेबाजों को बॉलिंग करेंगे, यानी कि उन्हें बैटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। सुल्तानपुर के रहने वाले हिमांशु मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से क्रिकेट खेलते हैं और पिछले कई मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। कैंप से बुलावा आने की जानकारी मिलने पर हिमांशु के परिवार, स्थानीय कोच और साथी खिलाड़ियों में बेहद उत्साह है और एक दूसरे को इन्होंने मिठाई खिलाई। मथुरा में इस समय राधा अष्टमी की धूम है। देश विदेश से लाखों की संख्या में राधा रानी के भक्त बरसाना धाम पहुंच चुके हैं, जो कल सुबह 4 बजे होने वाले राधा जी के प्राकट्य उत्सव में शामिल होंगे। प्रशासन के मुताबिक 10 लाख के आसपास श्रद्धालु राधा रानी के उत्सव में शामिल होंगे। पूरे मेला क्षेत्र को 6 जोन और 18 सेक्टर्स में बांटा गया है। मेला क्षेत्र को 6 जोन और 18 सेक्टर में विभाजित करके सिविल पुलिस, पीएसी तथा अन्य डिप्लॉयमेंट की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है, जहां पे श्रद्धालु मुख्य प्रवेश द्वार से सीढ़ियों के रास्ते एंटर करेंगे और निकास द्वार होते हुए जयपुर मंदिर तथा वहां से जो सड़क बनी हुई है नीचे थाने तक आने की, उस रोड से निकल के वापस मेन रोड की तरफ निकल जाएंगे। कहीं भी भीड़ एक दूसरे के आमने सामने ना हो, इसके लिए ये एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है और जगह जगह पे होल्डिंग एरिया भी बनाया गया है, जिससे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेसिव प्रेशर न बने। और अगली खबर अयोध्या से, जहां राम मंदिर निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है। गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने के बाद प्रथम तल पर राम दरबार बनाने का काम चल रहा है और इसी के साथ दीवारों पर रामायण कालीन चित्र भी उकेरी जा रही है। राम दरबार को लेकर काम काफी तेजी से चल रहा है। का निर्माण तेजी के साथ चल रहा है। मंदिर को पूर्ण होने में हम लोगों को अभी बहुत काम करना बाकी है। आप लोगों को पता है कि मंदिर के रामलला का जो प्रथम तल है उसमें गर्भगृह और रामलला की स्थापना है। उसके पश्चात का दूसरा तल जो रहेगा उसमें राम परिवार की स्थापना होगी। भगवान रामलला के जन्म स्थान पर बने भव्य महल में केवल रामलला ही नहीं विराजमान होंगे। राम के जीवन वृत्त पर आधारित प्राचीन कथाएं, उनकी लीलाओं पर लिखी गई तमाम भारत के विभिन्न भाषा शैली की कथाओं को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम राम मंदिर ट्रस्ट करेगा। रामलला भव्य महल के भूतल में विराजमान है। द्वितीय तल यानी कि भगवान रामलला के द्वितीय तल में राम दरबार की स्थापना होगी, जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ माँ सीता और महाबली हनुमान स्थापित होंगे। इतना ही नहीं, अब भगवान के शिखर के नीचे यानी कि द्वितीय तल पर भगवान रामलला के जीवन पर आधारित लिखी गई भारत की तमाम जो भाषा शैली है, उनकी प्राचीन अति प्राचीन पुस्तकों को संरक्षित और सुरक्षित रखने का काम राम मंदिर ट्रस्ट करने जा रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी।